तो चलिए आज हमारे हाथ एक ऐसी किताब का रिव्यू लगा है जो खुशी के पीछे भागने की हमारी आदत पर ही सवाल उठा देती है। ये रिव्यू है विक्टर फ्रैंकल की किताब साइकोथेरेपी एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म का। अब देखिए, ये कोई हल्की फुल्की सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक निबंधों का एक काफी गहरा संग्रह है। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां सब कुछ फौरन चाहिए, क्या फ्रैंकल के धीमे और गहरे मतलब खोजने के तरीके की कोई जगह बची है? ये सवाल ही आज की चर्चा का सार है। फ्रैंकल का पूरा दर्शन इसी एक विचार पर टिका है कि इंसान को ड्राइव करने वाली सबसे बड़ी ताकत वो ना तो खुशी है, ना पैसा या पावर, बल्कि अपनी जिंदगी में एक मकसद की तलाश है। रिव्यू के मुताबिक ये किताब इसी फिलॉसफी, जिसे वो लोगोथेरेपी कहते हैं, उसकी जड़ों तक जाती है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, फ्रैंकल इसे अपनी प्रैक्टिस से मिले असल जिंदगी के उदाहरणों से मजबूत बनाते हैं। अच्छा, तो फिर इसी सबसे बड़े आइडिया से शुरू करते हैं, मतलब की तलाश सुख की तलाश से ज्यादा जरूरी है। सच कहूं तो आज के जमाने में ये सोचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात लगती है। हर तरफ तो यही सिखाया जा रहा है कि खुश कैसे रहें, अपनी खुशी को प्राथमिकता कैसे दें। बिल्कुल, और यहीं पर फ्रैंकल अपने समय के दो सबसे बड़े मनोवैज्ञानिकों फ्रॉइड और एडलर से अलग खड़े हो जाते हैं। रिव्यू इस बात पर जोर देता है कि फ्रैंकल के काम को मनोविज्ञान का तीसरा वियनी स्कूल क्यों कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए, फ्रॉइड ने कहा कि इंसान की मूल प्रेरणा है सुख की इच्छा, मतलब विल टू प्लेजर। एडलर ने कहा नहीं, ये शक्ति की इच्छा है, विल टू पावर। फिर फ्रैंकल आए और उन्होंने कहा आप दोनों ही पूरी तरह सही नहीं है। इंसान की सबसे गहरी और असली प्रेरणा है अर्थ की इच्छा, विल टू मीनिंग। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर किसी की जिंदगी में बहुत दुख और तकलीफ है, लेकिन उसके पास जीने का कोई मजबूत कारण या मकसद है, तो वो शायद उस इंसान से ज्यादा मजबूत होगा जिसके पास हर सुख सुविधा है पर जिंदगी बेमतलब लगती है। आपने एकदम सही पकड़ा। फ्रैंकल अक्सर नीत्शे के एक मशहूर कथन का हवाला देते थे, और रिव्यू में भी इसका जिक्र है, जिसके पास जीने के लिए क्यों है, वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। मतलब अगर आपका क्यों, आपका वाय साफ है, क्यों जीना है, किसके लिए जीना है, तो कैसे यानी हाउ की मुश्किलें, हालात की तकलीफें, वो बहुत छोटी लगने लगती हैं। आपकी सहन शक्ति आपके मकसद से जुड़ी होती है, आपकी सुविधा से नहीं। और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प और शायद थोड़ी मुश्किल भी हो जाती है। फ्रैंकल का एक और बड़ा आइडिया है कि दुख और तकलीफ को भी जिंदगी का एक सार्थक हिस्सा बनाया जा सकता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में कोई अपने दुख में कैसे ढूंढ सकता है? क्या रिव्यू इस पर कुछ बताता है कि ये सिर्फ एक किताबी फलसफा नहीं है? हाँ, और ये इस किताब की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। रिव्यू बताता है कि फ्रैंकल अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस से केस स्टडीज देते हैं। सोचिए, एक ऐसा मरीज है जिसे पता है कि उसकी बीमारी लाइलाज है और उसके पास कुछ ही महीने हैं। वो इंसान गहरे डिप्रेशन में है। अब फ्रैंकल का नजरिया ये नहीं होगा कि चलो खुश होने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो उस व्यक्ति को ये खोजने में मदद करेंगे कि वो अपने बचे हुए समय को क्या मतलब दे सकता है। हो सकता है वो अपनी कहानी लिखकर दूसरों को प्रेरित करने में खोजे, या अपने परिवार के साथ हर पल को पूरी सच्चाई से जीने में अपना मकसद पाए। उसने अपने दुख को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे एक मकसद देके एक तरह से बदल दिया। लेकिन इसमें एक खतरा भी है ना? क्या इस तरह हम दुख को एक तरह से महिमा मंडित ग्लोरीफाई नहीं कर रहे कि दर्द अच्छा है, उसमें महानता है? कुछ लोगों को यह सुनने में बहुत कठोर लग सकता है। ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है, और फ्रैंकली इस बारे में बहुत साफ थे। उनका कहना था कि हमें बेवजह के दुख को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर किसी तकलीफ को दूर किया जा सकता है तो उसे दूर करना ही हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जब दुख या तकलीफ ऐसी हो जिससे बचा नहीं जा सकता, जैसे किसी अपने की मौत, कोई लाइलाज बीमारी, या कोई ऐसी आपदा जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, तब और सिर्फ तब हमारे पास आखिरी आजादी बचती है, उस दुख के प्रति अपना रवैया चुनने की आजादी। यहीं पर मतलब खोजने का काम शुरू होता है। रवैया चुनने की आजादी, ये सीधे तौर पर फ्रैंकल के अपने अनुभव से जुड़ता है। उन्होंने खुद कंसंट्रेशन कैंप की वो भयानक तकलीफें झेली थीं, जहां इंसान से उसकी हर चीज छीन ली जाती थी। बिल्कुल, और उन्होंने वहां अपनी आंखों से देखा कि जिन लोगों ने उम्मीद छोड़ दी, जिनका जीने का क्यों खत्म हो गया, वो शारीरिक रूप से भी जल्दी टूट गए। लेकिन जिनके पास कोई मकसद था, चाहे अपने किसी प्रियजन से दोबारा मिलने की उम्मीद हो या किसी अधूरे काम को पूरा करने की इच्छा, वो अकल्पनीय परिस्थितियों को भी सह गए।
फ्रैंकल कहते थे कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के, किसी भी परिस्थिति में अपना नजरिया, अपना रवैया चुनने की मानवीय आजादी। और ये आजादी ही हमें जिम्मेदार बनाती है। ये जिम्मेदारी वाली बात थोड़ी भारी लग सकती है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान अपनी मुश्किलों से उभर नहीं पा रहा तो ये उसी की गलती है क्योंकि उसने सही रवैया नहीं चुना? ये तो एक तरह से विक्टिम ब्लेमिंग जैसा लग सकता है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है और रिव्यू इसे साफ करता है। फ्रैंकल की जिम्मेदारी का मतलब दोष देना नहीं बल्कि शक्ति देना है, एम्पावरमेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ जो हुआ वो आपकी गलती है। हादसा, बीमारी या अन्याय आपकी गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन उन हालात पर आप प्रतिक्रिया कैसे देते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। यह आपको एक असहाय शिकार की भूमिका से निकालकर एक ऐसे इंसान की भूमिका में लाता है जिसके पास चुनाव करने की ताकत है, चाहे वो चुनाव कितना भी छोटा क्यों ना हो। ये परायणवाद का ठीक उल्टा है, ये हालात का सामना करने का नजरिया है। और अगर कोई जिम्मेदारी से भागे या उसे अपनी जिंदगी में कोई मतलब ही ना मिले तो क्या होता है? मुझे लगता है कि यहीं पर फ्रैंकल के अस्तित्व के संकट या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की बात आती है। हाँ, फ्रैंकल ने इसे अस्तित्वगत शून्य कहा, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। रिव्यू के अनुसार फ्रैंकल का मानना था कि आधुनिक समाज की कई मानसिक बीमारियां, खासकर डिप्रेशन और एडिक्शन, इसी खालीपन से पैदा होती हैं। जब पुरानी परंपराएं और धार्मिक मूल्य कमजोर पड़ जाते हैं तो इंसान को खुद अपने लिए मतलब गढ़ना पड़ता है, और जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो एक गहरा खालीपन महसूस होता है। इसे आप एक ऐसे कमरे की तरह सोच सकते हैं जिसमें से सारा फर्नीचर हटा दिया गया हो, आवाज गूंजती है और अकेलापन चुभता है। फ्रैंकल कहते हैं कि आधुनिक इंसान अक्सर ऐसे ही एक भीतरी खाली कमरे में रहता है। ये अस्तित्वगत शून्य वाली बात, ये तो आज के सोशल मीडिया के दौर में और भी खतरनाक लगती है। हाँ, हम लगातार दूसरों की परफेक्ट दिखने वाली जिंदगियों की तस्वीरें देखते हैं और शायद अपना भीतरी खालीपन और ज्यादा महसूस करते हैं। फिर उस खालीपन को भरने के लिए हम घंटों रील स्क्रॉल करते हैं या कोई वेब सीरीज बिंज वॉच करने लगते हैं। क्या यही चीज है जिसकी बात फ्रैंकल कर रहे थे? बिल्कुल यही है। आपने जो उदाहरण दिया ना, वो एकदम सटीक है। फ्रैंकल ने देखा था कि लोग इस खालीपन को भरने के लिए या तो जरूरत से ज्यादा काम में डूब जाते हैं, या नशे में, या फिर अंधहीन मनोरंजन में। आपका सोशल मीडिया और बिंज वॉचिंग का उदाहरण एकदम परफेक्ट है। ये सब उस गहरे सवाल से भागने के तरीके हैं, मेरी जिंदगी का आखिर मकसद क्या है? और लोगोथेरेपी का काम ही यही है कि वो आपको भागने से रोके और उस सवाल का सामना करने की हिम्मत दे, ताकि आप अपना खुद का अनूठा मतलब खोज सकें। ये विचार सुनने में तो बहुत गहरे और शक्तिशाली हैं, लेकिन रिव्यू में ये भी बताया गया है कि किताब की भाषा काफी अकादमिक और जटिल है। तो इससे मुझे ये सवाल आता है कि ये किताब असल में है किसके लिए? क्या कोई भी इसे उठाकर पढ़ सकता है और इन विचारों को अपनी जिंदगी में उतार सकता है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक, मतलब प्रैक्टिकल सवाल है, और रिव्यू इस पर भी काफी विस्तार से बात करता है। देखिए, इसकी मजबूतियों में गहरी मनोवैज्ञानिक समझ, दर्शन और थेरेपी का बेजोड़ संगम और लोगोथेरेपी की बहुत मजबूत व्याख्या शामिल है। लेकिन इसकी कमजोरी भी यही है कि ये कोई आसान पठनीय किताब नहीं है। अगर कोई एक हल्की फुल्की 10 कदमों में खुशी पाए जैसी किताब ढूंढ रहा है तो ये उसे निराश करेगी। इसे पढ़ने के लिए धीरज और एकाग्रता की जरूरत है। तो फिर रिव्यू के हिसाब से इसका आइडियल रीडर कौन है? रिव्यू एक खास पाठक वर्ग की पहचान करता है। सबसे पहले ये साइकोलॉजी के छात्रों और पेशेवरों के लिए बेहद जरूरी है। दूसरे, ये दर्शन शास्त्र में रुचि रखने वालों के लिए खजाना है, खासकर जो अस्तित्ववाद को समझना चाहते हैं। तीसरे, ये थेरेपिस्ट और काउंसलरों के लिए बहुत उपयोगी है जो अपने काम में एक नई गहरी दिशा जोड़ना चाहते हैं। और आखिर में ये उन आम पाठकों के लिए है जो सेल्फ डेवलपमेंट को लेकर बहुत गंभीर हैं और सतही जवाबों से संतुष्ट नहीं होते, जो सच में जिंदगी के बड़े सवालों से जूझना चाहते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रिव्यू का अंतिम फैसला क्या है? इससे 5 में से 4 स्टार दिए गए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी रेटिंग है। लेकिन मुझे लगता है कि रेटिंग से भी ज्यादा जरूरी वो सलाह है जो रिव्यू के अंत में दी गई है। हाँ, और वो सलाह इस किताब को पढ़ने के अनुभव को पूरी तरह बदल सकती है। रिव्यू पुरजोर सलाह देता है कि साइकोथेरेपी एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म को उठाने से पहले पाठक को फ्रैंकल की ही दूसरी और ज्यादा मशहूर किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग पढ़नी चाहिए। आहा, ये एक शानदार सलाह है। मतलब पहले दिल से जुड़ें, फिर दिमाग से समझें। ऐसा क्यों?
क्योंकि मैन सर्च फॉर मीनिंग फ्रैंकल के कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अपने अनुभवों की कहानी है। वो एक बहुत ही मार्मिक, व्यक्तिगत और दिल को छू लेने वाली किताब है। वो लोगोथेरेपी के सिद्धांतों को सीधे जीवन के कैनवस पर दिखाती है। वो आपको फ्रैंकल के विचारों का क्यों दिखाती है। एक बार जब आप उस कहानी के जरिए भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो साइकोथेरेपी एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म में दी गई थियरी को समझना वो बहुत आसान हो जाता है। वो किताब फिर आपको कैसे समझाती है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मैन सर्च फॉर मीनिंग एक मुश्किल पहाड़ पर चढ़ने से पहले एक बेस कैंप बनाने जैसा है। वो आपको उस मुश्किल चढ़ाई के लिए तैयार करता है जो ये किताब है। बिल्कुल सही उपमा है, बिल्कुल सही। मैन सर्च फॉर मीनिंग वो बेस कैंप है जो आपको उस मुश्किल लेकिन शानदार चढ़ाई के लिए एक मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार करता है। जो साइकोथेरेपी एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म है, उस तैयारी के बिना कई पाठक शायद आधे रास्ते से ही लौट आए। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? इस रिव्यू की गहराई में उतरकर हमें ये समझ आता है कि विक्टर फ्रैंकल का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है, शायद पहले से भी ज्यादा। जीवन में अर्थ की तलाश ही सबसे बड़ी प्रेरणा है। ये खुशी का पीछा करने से कहीं ज्यादा गहरा और टिकाऊ है। दुख से भागने की जरूरत नहीं, उसे भी एक मकसद दिया जा सकता है, उसे ताकत का स्रोत बनाया जा सकता है। और हमारी सबसे बड़ी शक्ति परिस्थितियों के आगे झुक जाने में नहीं, बल्कि उनके प्रति अपना रवैया चुनने की आजादी में है। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। रिव्यू फ्रैंकल के इस आइडिया पर प्रकाश डालता है कि जीवन का अर्थ कोई ऐसी महान छिपी हुई चीज नहीं है जिसे एक दिन खोजा जाएगा, जैसे कोई खजाना हो, बल्कि ये वो चीज है जिसे हम हर रोज बनाते हैं, अपने कामों से, अपने रिश्तों से, अपने चुनावों से, और यहाँ तक कि उन दुखों के प्रति अपने रवैये से जिनसे बचा नहीं जा सकता। ये खोजने से ज्यादा गढ़ने का काम है। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि मेरी जिंदगी का क्या मतलब है, बल्कि ये है कि आज इस पल में मैं अपनी जिंदगी को क्या मतलब दे रहा हूं।